बंगाल चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। राज्यपाल और सीएम ममता के साथ करेंगे बैठक। या से तूफान से नुकसान के आकलन पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान। भारत ने अपनी जरूरतों के बावजूद की 123 देशों की मदद, साझेदारों को पहुंचाई दवाएं। देश में बढ़ते ब्लैक फंगस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फिर जताई चिंता। आमजन से की अपील, लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से ले परामर्श। और डोमिनिका में गिरफ्तार मेहुल चोकसी ने कोर्ट का किया रुख। मेहुल के वकील का बड़ा दावा, चोकसी के शरीर पर टॉर्चर के निशान एंटीगुआ से जबरन उठाया गया। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बड़ी और अहम खबर की ओर लिए चलते हैं। तो यहां बड़ी और अहम खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। यास तूफान का असर अब दिखाई देने लगा है। आज बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल दौरे पर जाएंगे। यहां तूफान का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है और ऐसे में राज्यपाल और सीएम ममता बनर्जी से आज चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि आज बैठक होगी और इस पर जिन इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ है यास तूफान के कारण, उन जिलों का आज दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल और सीएम ममता बनर्जी के साथ आज पीएम नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी आज इस बैठक में भी शामिल हैं। तूफान से नुकसान के आकलन पर आज चर्चा की जाएगी कि किस इलाके में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे में इन सब इलाकों का आज दौरा करेंगे पीएम। आज बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, बंगाल चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। राज्यपाल और सीएम ममता बनर्जी के साथ ये बैठक होगी और इस बैठक में तूफान से नुकसान के आकलन पर चर्चा की जाएगी कि इस इलाके में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे में तूफान का असर कई इलाकों में दिखाई दिया। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल दौरे पर रहेंगे। चक्रवात प्रभावित इलाकों का आज दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज एक बैठक होगी और ऐसे में इस बैठक में सीएम ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास के प्रभावों का आकलन करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल चक्रवात प्रभावित इलाकों का आज पीएम नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही वो दोनों राज्यों में तूफान के प्रभावों को लेकर होने वाली समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता भी करेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बताया कि वो शुक्रवार को कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। तो यहाँ इस दौरान ये भी बताया गया है कि कलाईकुंडा पश्चिमी मिदनापुर जिले में है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर जानकारी दी है। आपको बड़ी जानकारी अभी तक पहुंचा रहे थे और ऐसे में प्रधानमंत्री बंगाल में चक्रवात यास से प्रभावित इलाकों का दौरा कर जान माल को हुए नुकसान का आकलन करेंगे। और इस दौरान राज्यपाल धनखड़ राज्य सरकार के साथ प्रधानमंत्री की होने वाली समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। और इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गुरुवार को कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे पर तूफान यास से हुई तबाही की समीक्षा करने के लिए उनके साथ वो बैठक करेंगे। डोमिनिका पुलिस ने देश का भगोड़ा मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ हिरासत में मेहुल चोकसी के साथ पूछताछ की जा रही है और ऐसे में
इससे पहले डोमिनिका के नेशनल सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स ने कहा था कि मेहुल चोकसी को गैर कानूनी तरीके से देश में प्रवेश करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उसे जल्द ही वापस एंटीगुआ भेजा जाएगा और यहां अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि चोकसी को एंटीगुआ भेजने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले एंटीगुआ की ओर से कहा गया कि डोमिनिका चोकसी सीधे किया गया है, तो यहां उसे सीधा भारत भेजा जा सकता है। यहां इस दौरान यह भी कहा गया है कि मेहुल चोकसी डोमिनिका से क्यों भागने की फिराक में था। उसी दौरान उसे डोमिनिका से दबोचा गया और पहले एंटीगुआ की ओर से यह भी कहा गया था कि उसे सीधा भारत भेजा जा सकता है। बता दें आपको कि पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ से फरार होने की कोशिश में उसकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा दी। तो यहाँ इंटरपोल के येलो अलर्ट के बाद हालांकि उसे डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बावजूद उसके भगोड़ा मेहुल चोकसी की वापसी को लेकर भारत सरकार ने कवायद तेज कर दी है। तो यहाँ भारत सरकार ने कवायद तेज कर दी है और ऐसे में भारत एंटीगुआ और डोमिनिका दोनों सरकारों के संपर्क में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान सामने आया है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि भारत ने कोविड-19 महामारी के बीच अपनी जरूरतों के बावजूद 123 साझेदार देशों को दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत संक्रमण से निपटने के लिए डायग्नोस्टिक चिकित्सा विज्ञान और टीके विकसित करने के लिए वैश्विक प्रयासों से सक्रिय रहा। तो यहाँ गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान उन्होंने ये सब बयानबाजी की। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस भी इस दौरान मौजूद थे। हर्षवर्धन ने दोहराया कि भारत हमेशा सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत रहेगा। तो यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि अपनी जरूरतों के बावजूद कोविड-19 महामारी के दौरान हमने नाम के 59 सदस्य देशों समेत 123 साझेदार देशों को दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। तो यहाँ भारत कोविड-19 के डायग्नोस्टिक चिकित्सा विज्ञान और टीके विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में भी सक्रिय रहा, क्योंकि हम जानते हैं और समझते हैं कि जब तक सभी सुरक्षित नहीं हैं तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। और देश में और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों के परिजनों को अब सरकार की तरफ से बड़ी फैसला दिया गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए तक का ये मुआवजा मिलेगा। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है और ऐसे में राजधानी में जिन कोरोना मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाई है उनके परिजनों को 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। ये बड़ी और अहम घोषणा की गई है। आपको बता दें कि ये मुआवजा उस घोषणा से अलग और ऊपर है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया था। तो यहाँ 50 लाख के साथ साथ 5 लाख रुपए तक का यह मुआवजा कैसे दिया जाए और किन लोगों को दिया जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने 6 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई है। तो आपको बता दें कि ये कमेटी पैमाने तय करेगी जिसके आधार पर अधिकतम 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये कमेटी सभी शिकायत और रिप्रेजेंटेशन लेगी और यहाँ एक हफ्ते में कम से कम 2 बार बैठक करेगी और कमेटी यह भी देखेगी कि अस्पताल में ऑक्सीजन ठीक से इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर नहीं। कमेटी ये भी देखेगी कि अस्पताल में एडमिट मरीजों के मद्देनजर ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। और वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिली है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टेस्टों में लगातार वृद्धि, मामलों की पॉजिटिविटी में गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बढ़ती रिकवरी रेट के साथ 24 राज्यों ने पिछले सप्ताह से एक्टिव केसों में गिरावट दर्ज की है। उन्हें कहते हुए इस बात का निर्देश दिया कि कोविड की दूसरी लहर के पीक का खत्म होना शुरू हो गया है। 9 मई को दर्ज किए गए 37.4 लाख एक्टिव केस में से 35% की कमी के बाद वर्तमान में कोविड-19 का एक्टिव केस लोड 24.2 लाख है। जबकि पिछले दिनों की बात करें तो 9 दिनों से हर दिन करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं और यहां अगर औसत साप्ताहिक पॉजिटिविटी की बात करें तो पिछले 3 हफ्तों में 29 अप्रैल से 5 मई के दौरान 21.5% से घटकर 20 से 26 मई के दौरान 10.4% हो गई है। हालांकि 10% पॉजिटिविटी रेट होना चिंता का विषय है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमें कोरोना के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।
हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है कि पॉजिटिविटी 5% से कम हो और ऐसे में महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे उच्च वाले राज्यों में लॉकडाउन के ढील से संक्रमण के मामलों में उछाल न आए। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, दिल्ली से अहम खबर सामने आई है। सागर हत्याकांड का मामला चल रहा है और फिलहाल जो अपडेट सामने आया है, पहलवान सागर हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। दिल्ली से खबर सामने आई है, सुशील कुमार का करीबी रोहित करोड़ गिरफ्तार किया जा चुका है। वारदात की रात छत्रसाल स्टेडियम में ये मौजूद था। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशील कुमार का करीबी रोहित करोड़ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ रोहित करोड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में सागर हत्याकांड का मामला फिलहाल चल रहा है और ऐसे में यहाँ बताया जा रहा है कि पहलवान सागर हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ राहुल करोड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ रोहित करोड़ को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार का करीबी है ये और ऐसे में इस खबर में जो अपडेट सामने आई है कि सागर हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी की गई है। वहीं कोरोना संक्रमण की बात कर लेते हैं। संक्रमण की दूसरी लहर के असर के बीच देश में ब्लैक फंगस महामारी भी कहर बरपा रही है और हर दिनों यह महामारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और कई राज्यों में अब तक ब्लैक फंगस ने पैर जमा ली है, जिससे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में इस बीच ब्लैक फंगस को लेकर किए गए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड और ज्यादा स्टीम का मिश्रण इस संक्रमण के खतरे को और ज्यादा बढ़ाता है। स्टडी के मुताबिक आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोरोना मरीजों में कॉमन है, जिनसे ब्लैक फंगस की चुनौती के बारे में कुछ समझा जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए 210 मरीजों पर अध्ययन किया और इन मरीजों को एंटीबायोटिक्स दी गई, मगर इसके बावजूद ये लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश के महाराजा यशवंत राव अस्पताल के डॉक्टर वीपी पांडे ने स्टडी को लिखा है। इसमें दावा किया गया है कि जो ब्लैक फंगस के मरीज मिले उनमें से सिर्फ 14% मरीजों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 14% मरीजों में ही स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसे ही ब्लैक फंगस के पीछे मुख्य कारण बताता आ रहा है। वहीं देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फिर चिंता जताई है और ऐसे में उन्होंने कहा कि आमजन से अपील करता हूं कि लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टरों से परामर्श लें। बिरला ने ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक इंजेक्शन के लिए बात कही है। उन्हें संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों से भी बातचीत की है। तो यहाँ ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों से अवगत कराया गया है और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि जल्द से जल्द परामर्श लें। तो यहाँ ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक इंजेक्शन की व्यवस्था को लेकर गंभीर है और ऐसे में स्थानीय दवा कंपनियों को दिए उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ विदेश से भी बड़ी मात्रा में इंजेक्शन के आयात किए जा रहे हैं। तो यहाँ आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि इंजेक्शन की उपलब्धता में जल्द ही वृद्धि हो जाएगी। जून तक इंजेक्शन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को 4 धाम परियोजनाओं के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी योजना का समीक्षा की है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कनेक्टिविटी योजना की समीक्षा की गई। उन्होंने इस दौरान कहा कि तीर्थ यात्रियों को तेज, सुरक्षित, आरामदायक कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को नागरिक के आराम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी विकल्पों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी परियोजना के पूरा होने तक विस्तृत लागत प्रभाव के साथ लास्ट लेग कनेक्टिविटी विकल्पों की जांच की जानी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित और समय पर मंदिर तक पहुंचाने के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक योजना बनाने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि तीर्थ यात्रियों को 4 धाम के साथ तेज, सुरक्षित, आरामदायक लास्ट लेग कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए और एक आधिकारिक
विज्ञप्ति में भी कहा गया कि चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए नई बीजी रेल कनेक्टिविटी के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा होने के बिल्कुल ही करीब है। केदारनाथ और बद्रीनाथ रेल संपर्क कर्णप्रयाग स्टेशन से शुरू होगा, जो 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग कई बीजी रेल लाइन परियोजना का हिस्सा है और ऐसे में ये निर्माणाधीन है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों को सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की बड़ी घोषणा की है। आपको बताते चलें कि सीएमओ कार्यालय ने एक बयान में बताया कि इस योजना का लाभ केवल 18 साल के कम उम्र के वो बच्चे उठा सकते हैं जिनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है। एक बयान में कहा गया है कि सरकार को उम्मीद है कि वो प्रति बच्चा 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, जिसका इस्तेमाल बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए कर सकते हैं और ये राशि तब तक एफडी के तहत रहेगी जब तक कि बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में अब तक एक सप्ताह के अंदर 34 अनाथ बच्चों की पहचान कर उनमें से प्रत्येक के नाम पर फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड जारी कर दिया गया है। सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार सभी जिला कलेक्टर अपने जिले में इस नई योजना को पारदर्शी रूप से लागू करेंगे। उधर यूपी के अयोध्या नगरी की बात करें तो यहां कोरोना काल का सबसे बुरा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है और ऐसे में ब्लड बैंक की बात करें तो यहां कोरोना की मार से अछूते नहीं है। जिस ब्लड बैंक में समय था कि 300 से 400 यूनिट ब्लड रिजर्व रहता था और आज उसी ब्लड बैंक में 18 यूनिट ब्लड सिर्फ रह गया है। हालात ये है कि मरीजों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है और परिजन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बाहर से ब्लड इंतजाम करने की बड़ी मजबूरी उन जरूरतमंदों को हो रही है और अस्पताल प्रशासन सामाजिक संस्थाओं से ब्लड डोनेट करने की भी अपील कर रहे हैं। कुछ लोग जिनको ब्लड अस्पताल के ब्लड बैंक से ब्लड नहीं मिल पा रहा और यहाँ बाहर से ब्लड इंतजाम करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ब्लड डोनेटर अभी नहीं है, जिनको ब्लड ग्रुप चाहिए, उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो यहाँ अमूमन बताया जा रहा है कि अमूमन पिछले 1 माह से अस्पताल में बने ब्लड बैंक का यही हालात है और ऐसे में मरीज के परिजन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। शॉर्टेज होती चली जा रही है क्योंकि ब्लड को ऐसा नहीं कि अनंत काल तक रख सकते हैं और दूसरी बात यह है कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे थैलेसीमिया के मरीज हैं, JSY के हैं, गर्भवती महिलाओं के, या कोई सीवियर एनीमिक आ गया 3 ग्राम 2 ग्राम का, तो उसको हर परिस्थिति में हमें देना है। लेकिन कोविड कालखंड के नाते, कोरोना के भय के नाते इसमें कोई कैंप नहीं चल रहा है। विगत 3-4 महीनों से ब्लड डोनेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए एक समस्या है। तो मैं सामाजिक संस्थाओं से संपर्क में हूँ और निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। जनता से भी कहता हूँ कि रक्तदान की जो अक्षुण्ण परंपरा इस जनपद की है उसको बनाए रखें, जिससे हम किसी को भी ऐसा ना हो कि रक्त के अभाव में। उधर जम्मू और कश्मीर के उधमनगर में बीती देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताएं कि आग लगने के कारण भारतीय वायुसेना बुलाया गया है और ऐसे में घटनास्थल पर राहत और बचाव के लिए अग्निशमन अभियान अभी भी जारी है। आग लगने के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो सका है और ऐसे में किसी के हताहत और नुकसान का भी अभी पता नहीं चल पाया है।
पंजाब के बरनाला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 सफाई सेवकों की मौत हो गई है और जबकि एक सफाई सेवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, चारों सफाई सेवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव फूलेवाला जा रहे थे। तो यहाँ रास्ते में एक जगह पर मोटरसाइकिल का संतुलन खोने से ये बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में इस हादसे में 2 सफाई सेवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया और यहां बरनाला के सरकारी अस्पताल में घायल को रेफर किया गया है। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਭਦੌੜੀ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸੜਕ 'ਚ ਪੁਲੀ ਗਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਾਰਨ ਖੰਭੇ 'ਚ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਮੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਟਨਾ ਜੀ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 4 ਜਣੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤਾਂ ਉਖਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਖਲੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਖੰਭੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਦਾ ਇਹ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। 3 ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋ गई, 2 तो थाई मर गई सी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक दिन पहले हुई महिला से गैंगरेप की घटना का पुलिस ने यहां अनावरण कर लिया है। पुलिस के अनुसार अगर बताएं तो महिला को अगवा कर लिया गया था, उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तो यहां परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 366 और 376 डी के तहत मामला पंजीकृत कर लिया है और 3 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी को 2 युवकों ने अगवा कर और एक वेयर हाउस में कर लिया था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस मामले में गैंग रेप हुआ है और बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ साफ तौर पर पुलिस द्वारा कहा गया है कि पूरा का पूरा न्याय दिलाया जाएगा और ऐसे में आश्वासन भी दिया गया है। हमारे पास तो वहाँ के चौकी इंचार्ज और SHO को भेजा गया और वो लोग मौके पे गए। महिला को उन्होंने महिला सिपाही की हेल्प से और आसपास के लोग जो वहाँ पर महिलाएं थी उनकी हेल्प से वहाँ के CHC पे लेके गए। वहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार कराने के उपरांत उसको हम लोग जिला अस्पताल में ले आए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे भी उसका अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ और मेडिकल भी कराया गया। और जब शाम को मैं भी मिल रहा था उससे महिला से, तो बिल्कुल बोल चल रही थी, चल फिर रही थी, बिल्कुल उसकी कंडीशन ठीक है और वो शाम को अपने घर में मम्मी पापा के साथ में गई थी। इसमें हमने उनके पिताजी और माता को भी बुला लिया था, उनको पूरी सारी चीज़ें बताई। महिला के पास से उस समय एक मोबाइल भी बरामद हुआ था, उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज भी मिले थे और उसके द्वारा महिला के द्वारा ऐसा बताया गया जो घटनाक्रम है कि 24 तारीख को वो अपने घर से अपने बुआ के यहाँ निकली थी और जब वो बुआ के पास निकल रही थी तो बस स्टैंड पे अरविंद और सोनू नाम के जो व्यक्ति हैं, अरविंद रहने वाला यहीं का ही है और अरविंद और सोनू इसी जनपद के रहने वाले हैं, इन दोनों ने बहला फुसला के उसको। उधर पंजाब के बरनाला में पुलिस कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही बदमाश के पास एक पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस, 1 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। बता दें आपको कि काला बरनाला के कस्बा धनोरा का रहने वाला है और यहां जिस पर पहले से ही 50 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं और हाल ही में बदमाश एक कत्ल के केस में उम्र कैद की सजा काटते हुए बेल पर बाहर आया था और बाहर आते ही फिर से अपने धंधे की शुरुआत करते हुए गैंग बनाना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पर बरनाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरमीत सिंह काला को उसी के ही गांव धनोला से गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर धनौले का जिहदा नाम गुरमीत है, गुरमीत जिन्हों काला धनौला के नाम से वजदा है, मशहूर है। सानो गुरचंद सिंह माना पत्ती का है, धनौले का रहने वाला है। इस जड़ा ये गैंगस्टर हैगा, ये विरुद्ध मतलब तकरीबन 50 तो वध परचे दर्ज ने, जिन्हों के 6 दे विच इहनूं सज़ा भी हो चुकी हैगी है। कुछ ट्रायल ते ने, कईयां विच ये बरी भी हो चुकिया हैगा, कोई क्वैश भी हो गया उन्हें, मतलब जिस जो कानूनी प्रक्रिया हैगी है
उधर यूपी के महोबा कोतवाली क्षेत्र के चंदेल कालीन ऐतिहासिक खतरा मठ में कोविड-19 के दौर में भी पर्यटकों का भारी जनसैलाब उमड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि चंदेल कालीन तालाब के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक धरोहर को देखने के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के ही सैर सपाटा कर कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि महोबा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर बीते 2 माह पहले ऐतिहासिक धरोहर की और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तमाम योजनाओं पर काम चल रहा है और यहां शहर के मदन सागर तालाब के बीच में स्थित चंदेल कालीन खरखरा मठ में आने जाने की सुविधा के साथ ये स्थान पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक धरोहर को पास से देखने को लेकर दूर दूर से सैकड़ों लोग रोजाना मठ पर पहुंचकर कोरोना प्रोटोकॉल को भूलकर बिना मास्क के इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ पे आए घूमने आज? अरे यहाँ खतरा मन में आए। कितने लोग होंगे कम से कम यहाँ घूमने वाले? समथिंग यहाँ होंगे 200-250। ऐसा कोरोना काल चल रहा है ना, ऐसे में लोग मास्क लगाए हुए हैं ना, सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। तो किस तरीके से ये माहौल बना के रखा है कि कोविड के टाइम जो सब लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं? क्या है कि यहाँ शाम के टाइम थोड़ा सा अच्छा लगता है, दिन भर आदमी घर में बोर हो जाता है, इसलिए आ जाता है। आप भी मास्क नहीं लगाए? क्या वैश्विक महामारी का कोई डर नहीं है? नहीं, डर तो है, लेकिन यहाँ उचित दूरी बनी है, आप देख सकते हैं सब दूर दूर है। उधर यूपी के संभल में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु लगातार शासन प्रशासन लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की लगातार अपील कर रहा है। तो यहाँ लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने के लिए भी लगातार हिदायतें दी जा रही हैं। बता दें आपको कि संभल में कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए अग्निशमन टीम ने सैनिटाइज किया। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन ने पहले शहरों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया था और ऐसे में इसी को देखते हुए ग्रामीण अंचलों में मामले की बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों को फिर से सैनिटाइज करवाया है। ये बताइए सर, आप यहाँ सैनिटाइज करने के लिए आए हैं, आपने कहाँ सैनिटाइज किया है और सैनिटाइज करने का क्या उद्देश्य है? ये पहले पिछले वर्ष तो शहर में महामारी थी कोविड की, इस बार गांव में भी है, तो गांव में ये महामारी ना फैले इसलिए हम शहर के साथ साथ गांव में भी सैनिटाइज कर रहे हैं। आज हमने गांव में सैदपुर में वहाँ पर उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध दुनिया के प्रमुख संबंधों में से एक है। यहाँ कोविड महामारी से लड़ने के लिए भारत अमेरिका की दोस्ती एक मजबूत हथियार है। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ एक बैठक में ऐसे में हिस्सा लिया जाएगा। तो बैठक के बारे में जानकारी देते हुए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ग्लोबल टास्क फोर्स मेंबर्स, यूएस चैम्बर और काउंसिल लीडरशिप के साथ यहाँ बैठक हुई है और भारत में कोविड राहत प्रयासों में सहायता के लिए अमेरिकी कंपनियों के समर्थन, वैक्सीन और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में इस बैठक में बताया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।